हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्टडी विद सत्यभामा से यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और हम लोग आज जो पढ़ने वाले हैं आपके जीके जीएस पढ़ने वाले हैं, जिसमें आपका कंप्लीट जीके रहेगा जो आपकी ल्यूसेंट में दिया रहता है और आपकी जो स्टैटिक बुक्स में रहता है, वहाँ से एमसीक्यूज क्वेश्चंस अपन सॉल्व करने वाले हैं। जो आपके एग्ज़ाम, जैसे कि आपका एग्ज़ाम अभी महिला जो आपका टीचर्स वाला एग्ज़ाम होने वाला है आपका चयन वर्ग 2 का, उसमें जो भी जीके जीएस आती है वहाँ पर प्रश्न मिलेंगे। अधीक्षक का पेपर होने वाला है उसके लिए, और समूह फर्स्ट एंड सेकंड वाला पेपर होने वाला है उसके लिए भी आपको इसी में से प्रश्न मिल जाएंगे। साथ में एसएससी हो, रेलवे हो, ग्रुप डी वाला पेपर हो, जहाँ भी एमपी पुलिस की भी तैयारी कर रहे हैं, एसआई की भी कर रहे हैं, तो वो सभी को जीके जीएस सभी का सेम रहता है, बस थोड़ा पैटर्न अलग हो जाता है, बाकी सभी सेम चीज़ रहती है। तो आप लोगों इस वीडियो को ज़रूर देखना, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। चलो, पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की कितनी संख्या है? पता है, आप लोगों को पता होगा कि मौलिक अधिकारों की कितनी संख्या है। तो 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। तो बताइए कितनी संख्या है? तो ये आपकी 6 संख्या है। ठीक है। प्रारंभ में जो मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी? 7 थी, परंतु एक हटा दिया गया था, जो आपका संपत्ति का अधिकार अधिनियम था उसको हटा दिया गया था। ठीक है। ये आपका दिखाया 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत क्या हटा दिया गया? 7वां जो आपका संपत्ति का अधिकार था उसे हटा दिया गया, उसे क्या बना दिया गया था? एक कानूनी अधिकार बना दिया गया था। तो ध्यान रखना है। ठीक है। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो मौलिक अधिकार की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में या फिर फोर्थ में? तो ये आपका थर्ड पार्ट में मौलिक अधिकार है। फर्स्ट में आपका सिर्फ भारत का संविधान इन भारत राज्यों का संघ, ये आपका बताया गया है, और आपके कहाँ लागू होता है, कहाँ नहीं होता है, किस तरह से संशोधन कर सकते हैं, वो थोड़ा बताया गया है 2-3 के तहत। ठीक है। और 4 में आपका भाग 4 में क्या बताया गया है? आपका डीपीएसपी, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, वो बताए गए। सेकंड भाग में आपकी नागरिकता संबंधित प्रावधान किए गए हैं। तो यहीं पर अपन ने 3-4 चीज़ें समझ ली। ठीक है। नेक्स्ट है आपका जो भाग 3 है, वो 12 से 35 तक इसमें अनुच्छेद दिए गए हैं, और ये आपके जो फंडामेंटल राइट है उसके बारे में बात किए जाते हैं। ठीक है। नीति निर्देशक तत्व किस भाग में दिए गए हैं? तो सभी हमने पढ़ा। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों के बारे में वर्णन किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है, एक और देख लीजिए थोड़ा, 36 से 51 तक जो आर्टिकल आपके दिए गए हैं। ठीक है। जो संविधान में सेक्शंस होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? आर्टिकल्स बोलते हैं। और जो आपके अधिनियम होते हैं, जैसे कि आपका आईपीसी होगा, सीआरपीसी हो गया, अभी बीएनएसएस जिसको बोलते हैं, भारतीय न्याय संहिता, जो आपका आईपीसी था उसमें धाराएं बोलते हैं। ठीक है। जो सेक्शंस होते हैं, धाराओं को ही सेक्शन कहा जाता है, परंतु आर्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूशन में है। ठीक है। नीति निर्देशक तत्व को कहाँ से लिया गया? अमेरिका, ब्रिटेन, आयरलैंड, फ्रांस। तो सभी को पता है, जो हमारे डायरेक्ट स्टेट प्रिंसिपल हैं जो आपके डीपीएसपी, वो आपके कहाँ से लिए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं। ठीक है। भारतीय नागरिकता किस आधार पर प्राप्त की जाती है? जन्म, वंशानुक्रम, या फिर पंजीकरण, या उपयुक्त सभी? तो उपयुक्त सभी के आधार पर हम नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। ये किस में बताया गया था? जो भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 था उसके तहत आपका ये प्रावधान किया गया था। नेक्स्ट क्या है, मौलिक कर्तव्य को संविधान में कब जोड़ा गया? 1950, 62, 76, 86। तो 1976 में आपका 42वां संविधान संशोधन हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था, उसके तहत 1976 में आपका मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। यानी संविधान में, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं थे। कोई आपका भाग 4A, ठीक है, जो 4A है वो जोड़ा गया था, और 51A आपका सेक्शन जोड़ा गया था। ठीक है। 10 मौलिक कर्तव्य दिए गए थे स्टार्टिंग में, फिर आपका 11वां कब जुड़ा था वो आप कमेंट में करना। नहीं पता है तो मैं आपको लास्ट में आंसर बताऊंगी। वर्तमान में भारत में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो कितनी है? 10 है, 11 है, 12 है, 9। तो करंट ईयर में पूछ रहे हैं, तो 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए, वही प्रश्न आ गया, 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत कर्तव्य जोड़ा गया 11वां, जो कौन सा था? शिक्षा का अधिकार अधिनियम। शिक्षा का अधिकार, यानी इसमें क्या, और इसमें क्या बोला गया था कि आपका पेरेंट्स क्या है, 6 से 14 साल के बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है। पेरेंट का जो दायित्व है, जो उनके बच्चे होते हैं पेरेंट्स के, उनको एजुकेशन दिलाना। ठीक है। और एक 21AV शिक्षा का अधिकार अधिनियम भी फंडामेंटल राइट बनाया गया था इसी के तहत। ठीक है। तो दोनों चीज़ें याद हो गई यहीं कहीं आपको। नेक्स्ट क्या है, नागरिकता अधिनियम कब पारित किया गया था? तो अभी आपको पता है 1955 में पारित किया गया था। ध्यान रखना है इस चीज़ को। ठीक है। नेक्स्ट ये कौन सा अनुच्छेद राज्य की नीति बनाने हेतु निर्देश देता है? 45, 49, 42, 40। तो कौन सा अनुच्छेद है जो राज्य के लिए नीति बनाने का निर्देश देता है? तो 45, शिक्षा नीति बनाने के लिए। ठीक है।
और शिक्षा नीति क्यों बनाने के लिए, इसका देखो वर्णन दिया है। 6 से 14 साल के बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करने का निर्देश कौन देता है, आपका जो DPSP है ना, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो वो आपके बताते हैं 45 में 6 से 14 साल के बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करना। केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन संविधान के किस भाग में है, भाग 9, 10 या फिर 11 या 12। तो 11 में आपका डिवीज़न दिया गया है, ठीक है। अनुच्छेद 245 से लेकर 263 तक केंद्र राज्य संबंधों को नियंत्रित किया जाता है। ये आपके कौन से संबंध हैं, प्रशासनिक और विधायिक संबंध है, ठीक है, ध्यान रखना है। और जो आपके वित्तीय संबंध है वो आपके भाग 12 में दिए गए हैं। 3 सूचियाँ किस अनुसूची में दी गई हैं, 5वीं, 7वीं, 6ठी, 8वीं। तो ये 7वीं अनुसूची में दी गई हैं, ठीक है, ध्यान रखना है। और जो 7वीं अनुसूची है उसमें 3 सूची हैं, नाम याद कर लीजिए, सही की हैं आप लोग। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, ठीक है। कौन है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। नेक्स्ट है, संविधान में मौलिक अधिकारों को लागू करने हेतु कौन सा अनुच्छेद है। तो मौलिक अधिकारों को जो लागू करता है 31, 32, 33, 35। तो ये है 32 आर्टिकल जो आपका मौलिक अधिकारों को लागू करने की बात करता है, वो आपका 32 है। इसमें डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान को क्या बोला था, ये मतलब इस आर्टिकल को क्या बोला था, संविधान की आत्मा। स्टेटमेंट कभी कभी पूछा जाता है। ये सर्वोच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति देता है। जो सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार की रिट जारी करता है ना, बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, हाँ ठीक है, और अधिकार परीक्षा, ये 5 रिट जारी करता है, ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, भारत का नागरिक कौन हो सकता है, केवल भारत में जन्मा व्यक्ति, केवल भारतीय माता पिता का बच्चा, कानून द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुसार कोई भी, केवल भारतीय पासपोर्ट धारक। तो ये कानून के मापदंडों के अनुसार कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक हो सकता है। राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत आता है, 352, 356, 360 और 365। तो ये है 356 के राष्ट्रपति शासन। और आपातकाल जो लगता है वो आपातकाल लगता है 352, ठीक है, और वित्तीय आपातकाल लगता है 360। तीनों चीज़ें अपन को यहीं पर याद हो गई, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है, ठीक है, कौन सा आर्टिकल समान स्वतंत्रता की बात करता है, 14 से 18, 19 से 22, 23 से 24 या 25 से 28, बताइए क्या है। तो इसका आंसर आपको पता है, स्वतंत्रता की बात कर रहा है तो 19 से 22 तक दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है, नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में लागू नहीं किए जा सकते, नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में लागू किए जा सकते हैं, नहीं, ठीक है। ये क्या दिशा निर्देश देते हैं, दिशा निर्देश देने का कार्य करते हैं राज्य को। कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के लिए ये मैंडेटरी नहीं है कि राज्य ऐसा करे, परंतु वोट बैंक के लिए राज्य ऐसा करता है या राज्य इन सरकार, ठीक है। ये न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है, परंतु सरकार के लिए नैतिक रूप से बाध्यकारी है। जो मैंने आपको बताया वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नागरिकता संविधान में किस भाग में, भाग 1, 2, 3 या 4। तो भाग 2 में आपकी नागरिकता संबंधित प्रावधान आपके संविधान में दिए गए हैं। और आपका जो संविधान अनुच्छेद देख लीजिए पहले, 5 से 11 नागरिकता संबंधित प्रावधान दिए गए अनुच्छेदों में। और संविधान जो आपका लागू होता है वो 26 जनवरी 1950 को लागू होता है और 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार होता है, ठीक है। किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार दिया गया है, 14 से 18, 19 से 22, 23 से 24, 25 से 28। तो ये फर्स्ट ही है, 14 से 18 में दिया गया समानता का अधिकार। केंद्र और राज्य के में विवाद निपटाने के लिए कौन सक्षम है, संसद, राज्यपाल, राष्ट्रपति या सर्वोच्च न्यायालय। तो ये विवाद निपटाने का काम करता है सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है। नेक्स्ट है, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस रिपोर्ट की सिफारिश पर जोड़ा गया था, साहा रिपोर्ट, राम मनन रिपोर्ट, स्वर्ण सिंह समिति, शांति भूषण रिपोर्ट। तो ये है स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर राज्य के मौलिक कर्तव्य हैं उनको संविधान में जोड़ा गया, इनकी सिफारिश से, ठीक है। कुछ प्रश्न हैं जो हम ज्योग्राफी से संबंधित करेंगे, जैसे कि हिमालय पर्वत श्रृंखला भारत के किस भाग में, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो आपको पता है ये हमारा भारत का अभी देखिए मैं बनाएंगे अपन ये आपका मैप है, ठीक है, ये इधर है और ये थोड़ा इधर है, ठीक है। और ये आपका हिमालय पर्वत फैला हुआ है, यहाँ से ये पूरा हिमालय पर्वत नीचे तक फैला हुआ है, ठीक है। ये आपका हिमालय पर्वत कहाँ पर है, उत्तर में, नॉर्थ में। यहाँ पर काराकोरम, लद्दाख, जोशकर पर्वत हैं, ध्यान रखना है। सबसे नीचे शिवालिक है, ये तिब्बत को अलग करता है। हिमालय भारत के उत्तरी सीमा में स्थित है, भारत और तिब्बत को अलग करता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। भारत की सबसे ऊँची चोटी कौन सी है, नंदा देवी, कंचनजंगा, धौलादेवी या शिखर।
गुरु शिखर। तो कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। वैसे K2 गॉडविन ऑस्टिन है, ठीक है, ध्यान रखना ये सब चीज़ें, प्रश्न कभी कभी पूछे जाते हैं। इसकी लेंथ देख लीजिए 8,586 मीटर है, इतनी लंबी है ये, और ये विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, ये भी ध्यान रखना है। वन संरक्षण अधिनियम भारत में कब पारित किया? 1972, 80 या फिर 1992, 2000। तो ये कब पारित किया गया? 1980 में, ठीक है। और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब का है? 1972 का। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आपको याद रखना है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब का है? 1986 का, ठीक है। और जल संरक्षण अधिनियम कब का है? आप लोग कमेंट करके बताओगे मुझे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? वुलर झील, चिल्का झील, सांभर झील, पुलेकर झील। तो बताइए भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन? तो बताइए आप लोग क्या हो सकता है इसका? तो आंसर है चिल्का झील, ठीक है। ये कहाँ पर है? उड़ीसा में है आपकी, और ये खारे पानी की झील है। एशिया की सबसे बड़ी लेगून झील भी यही है, ठीक है। लेगून झील उसको कहा जाता है जहाँ पर समुद्री पानी आता है, खारा होता है, ठीक है। और ये आपका उड़ीसा कहाँ पर है? बिल्कुल समुद्र तट से है, ठीक है। इधर ये उड़ीसा वाला तट है, ये वाला, यहाँ पर आपका उड़ीसा है, और यहाँ पर इस तरह की लेक बन गई है, लेगून, यानी समुद्र का पानी इसमें आता जाता रहता है, इसलिए इसे लेगून कहा जाता है। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था? 1973, 1975, 1980, 1982। तो बताइए कब शुरू किया गया था प्रोजेक्ट टाइगर? तो 1973 में शुरू किया गया था, ठीक है। कब? 1973 में। और मध्य प्रदेश में सबसे पहले कहाँ शुरू किया गया था? ये कान्हा किसली नेशनल पार्क, ठीक है। बाघों को बचाने के लिए ये आपका प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। तो आप सभी को पता है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है। और ये प्रसिद्ध क्यों है? बाघ अभ्यारण्य भी है, और यहाँ बारहसिंगा विशेष रूप से पाए जाते हैं। कौन? बारहसिंगा विशेष रूप से यहाँ पर पाए जाते हैं। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरवन, रणथंभौर। तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है वो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, और बहुत ही बड़ा भारत का सबसे बड़ा जो आपका राष्ट्रीय उद्यान है वो हेमिस है। सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट है, ये भी ध्यान रखना है दोनों चीज़ें। और हेमिस कहाँ पर है? लद्दाख, जम्मू कश्मीर में स्थित है, जो हिम तेंदुओं के लिए प्रसिद्ध है। अब करंट में पूछा जाए तो कहाँ है? लद्दाख में है, ठीक है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस जीव के लिए प्रसिद्ध है? बंगाल टाइगर, एक सिंग गैंडा, या फिर हाथी या तेंदुआ। तो आप सभी को पता है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए? एक सिंग गैंडा के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, ध्यान रखना है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट है, ये असम में इसे विश्व धरोहर स्थल भी घोषित किया गया है। तो विश्व धरोहर स्थल जो आपका यूनेस्को के द्वारा घोषित किया जाता है वो एक ये भी है। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, उड़ीसा। तो साइलेंट वैली कहाँ पर है? केरल में है, ठीक है, ध्यान रखना है। पश्चिमी घाट में स्थित है, जैव विविधता से यहाँ पे कौन है? भरपूर है, ठीक है। जो आपका व्याख्या है ना, वहाँ से तुम्हारे 2-3 प्रश्न और एक्स्ट्रा निकल के आते हैं जो अपन करंट क्वेश्चन कर रहे हैं उससे। किस झील को कश्मीर की आंख कहा जाता है? बताइए। बुलर झील, डल झील, चिल्का झील, सांबर झील। अगर आपको पता होगा, 2 ऑप्शन आप एलिमिनेट कर पा रहे हो, बुलर झील और डल झील। तो कश्मीर की आंख किसे कहा जाता है? जो आप लोग बताओगे वो है डल झील, ठीक है। इसका नाम डल झील इसलिए पड़ता क्योंकि यहाँ पर ढल औजी अपनी गर्मियों के दिन वहाँ छुट्टियाँ बिताता था, इसलिए इस झील का नाम क्या पड़ गया था कि डल झील पड़ गया था। ये श्रीनगर में स्थित है और हाउस बोट के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर क्या बोटिंग की जाती है? किस पे? आपकी डल झील में, ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न का आपका क्या है? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? मैंने आपको सबसे पहले बताया था जब आप वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट देखा था और वन संरक्षण अधिनियम देखा, तो ये 1986 का आपका क्या है? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब का? 1972 का, ठीक है। और एक और चीज़ ध्यान रखिए कि ये क्यों बनाया गया था? 1984 में जब भोपाल गैस त्रासदी हुई थी तो उस समय जो मिथाइल आइसोसाइनेट गैस निकली थी उससे काफ़ी ज़्यादा लोग प्रभावित हुए थे, और कुछ लोग तो कोड़े और अपाहिज तक हो गए थे इस गैस के कारण। सबसे बड़ा नमक झील कौन सा है? नमक यानी वही आपकी सैलाइन आपकी झील कौन सी है? खारी झील, चिल्का, बुलर, सांबर या पुलिकट। तो ये सांभर झील सबसे बड़ी आपकी झील है, ठीक है। कहाँ पर है? ये राजस्थान में है, और भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की अंतर्देशीय झील है, ठीक है, ध्यान रखना है। ग्रीन हाउस गैस में मुख्य गैस कौन सी होती है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और H2 या N2। तो ये है कार्बन डाइऑक्साइड सबसे बड़ी ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है, इसलिए सबसे ज़्यादा बोला जाता है कि पेड़ पौधे लगाइए। ये क्या करते हैं? पेड़ पौधे आपके ग्रीन हाउस गैस का अवशोषण करते हैं, ठीक है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार या झारखंड। तो ये आपका कहाँ है? उत्तराखंड में।
तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। इसको जो इस्टेब्लिश किया था वो 1936 में किया गया था। ध्यान, ये भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। जो मैंने आपको सबसे पहले चीज़ें बताई थी वही चीज़ें। बायोस्फीयर रिजर्व का उद्देश्य क्या है? शहरीकरण को बढ़ावा देना, जीवों की संख्या बढ़ाना, पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखना या फिर खेतों को प्रोत्साहन करना। तो इसका कार्य क्या है? पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखना है। क्योंकि बायोस्फीयर रिजर्व इसीलिए बनाए जाते हैं जो आपका वहाँ का जो जैसे कि आपका टाइगर रिजर्व बनाया जाता है तो वो टाइगर की जो पॉपुलेशन है उसको स्टैब्लिश करने के लिए बनाया जाता है, उनकी पॉपुलेशन कम ना हो। बायोस्फीयर रिजर्व बनाया जाता है वहाँ पर जितने भी जीव जंतु हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है? पश्चिमी घाट किस राज्य में शुरू होते हैं? पश्चिमी घाट कहाँ से शुरू होते हैं? महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, गुजरात। तो आप सभी को पता है कहाँ से पश्चिमी घाट किस राज्य से शुरू होता है? तो ये आपका केरल, यानी केरल से शुरू होता है नीचे से। ठीक है, जोनल काउंसिल का उद्देश्य क्या है? जैव विविधता की रक्षा, क्षेत्रीय समन्वय, वन्य जीव संरक्षण, जलवायु परिवर्तन से निपटारा। तो जोनल काउंसिल का उद्देश्य क्या है? क्षेत्रीय समन्वय। ठीक है, ध्यान रखना है क्या है? क्षेत्रीय समन्वय। नेक्स्ट क्या? भारत में पर्यावरण योजना की निगरानी कौन करता है? गृह मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय, कृषि मंत्रालय या मानव संसाधन मंत्रालय। तो सीधे सीधा पता है कौन करेगा? पर्यावरण मंत्रालय। नेक्स्ट प्रश्न क्या है आपका? वनों के काटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वृक्षारोपण, वनों का संरक्षण, वनों की कटाई, डिफॉरेस्टेशन जिसको, या वन विकास। तो ये क्या होता है आपका? वनों की कटाई को डिफॉरेस्टेशन कहा जाता है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, असम और अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात, जम्मू और पंजाब। तो ये कहाँ पर है? कर्नाटक और केरल और तमिलनाडु में है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कुछ पोषण स्वास्थ्य से संबंधित जो प्रश्न हैं वो आपके इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि बायोलॉजी से प्रश्न आते हैं, फिजिक्स से आते हैं, तो कुछ चैप्टर और केमिस्ट्री से भी आते हैं इस एग्जाम में। तो थोड़ा कवर किया है, टेक्नोलॉजी को भी कवर किया है। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? अग्नाशय, थायराइड, लीवर या फिर अधिवृक्क ग्रंथि। तो आप सभी को पता है लीवर हमारी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ठीक है, और ये सबसे बड़ी ग्रंथि है। पित्तरस का क्या करती है? निर्माण करती है। ठीक है, कौन होता है? पित्तरस का। विटामिन ए का भी स्टोरेज करती है अपने अंदर। ठीक है, इंसुलिन हार्मोन का स्रावन किस ग्रंथि से होता है? थायराइड, पिट्यूटरी, अग्नाशय, अधिवृक्क। तो आप सभी पता है इंसुलिन जो अग्नाशय की बीटा सेल होती है वहाँ से इसका स्रावन होता है। ठीक है, और रक्त शर्करा को क्या करता है? नियंत्रण करता है। इसकी कमी से क्या हो जाता है? और अधिकता, कमी अधिकता दोनों चीज़ों से आपको डायबिटीज़ होती है। दो प्रकार की डायबिटीज़ इससे हो जाती है। किस विटामिन की कमी से रतौंधी यानी रात में दिखना नहीं होता है, दिखाई नहीं देता है आपको? ठीक है, वो कौन सी विटामिन से? विटामिन बी, सी, ए, डी। तो क्या है? विटामिन ए। एक चीज़ देख लिए, विटामिन दो प्रकार की होती हैं, एक वसा में घुलनशील और एक आपकी जल में घुलनशील। जो वसा में घुलनशील विटामिन है उसका नाम देख लीजिए आप लोग, वो है आपकी विटामिन ए, डी, ठीक है, और ई और के। ठीक है, और जो जल में घुलनशील विटामिन है बी और सी। ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है पाचन क्रिया मुख्य रूप से कहाँ पूरी होती है? पूरी होती है, प्रारंभ नहीं पूछे, पूरी जहाँ पर होती है वो कौन सा भाग है जहाँ पाचन क्रिया मुख्य रूप से पूरी होती है? अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत या यकृत। तो बताइए कहाँ पूरी होती है? तो आप सभी को पता है पाचन क्रिया मुख्य रूप से पूछ रहा है, मुख्य रूप से कहाँ से? जो छोटी आंत में। वैसे तो आपकी बड़ी आंत में होती है जहाँ पर आपका बाहर पूरा भोजन निकल जाता है, जहाँ पर जल किसका, देखिए रुकिए, जल और खनिज का अवशोषण होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? जो रक्त होता है आपका, ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? श्वेत रक्त कणिका के, प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट्स। तो आप सभी को पता है हीमोग्लोबिन होता है, उसके कारण रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन होता है। ठीक है, नेक्स्ट है रक्त का पीएच मान सामान्यतः कितना होता है? जो आपका ब्लड होता है उसका पीएच मान कितना होता है? 7.4 पर जो होता है उसका पीएच मान होता है ब्लड का। ठीक है, और ब्लड क्या होता है? क्षारीय। क्षारीय कैसे पता कि क्षारीय है? देखिए पीएच स्केल में टोटल 14 तक नंबर होते हैं। ठीक है, यहाँ 0 से स्टार्ट होंगे इधर और इधर 14 तक जाएंगे। जो 7 वाली स्टेज है ना वो उदासीन है। ठीक है, यहाँ पर कोई वस्तु होती है तो उदासीन होती है। जब इस साइड जाती है, यानी देखो कलर चेंज करके देखते हैं, यानी ये आपकी 7 से कम कोई वस्तु है तो वो क्या हो जाएगा? अम्ल हो जाएगा। ठीक है, जब 7 से
अधिक यानी ज़्यादा नंबर जा रहा है तो वो क्षार हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? क्षार। तो इस प्रकार से ये चीज़ें भी यहाँ पर समझ लिए गए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? शरीर में पोषण के लिए आवश्यक मुख्य तत्व कौन सा है? प्रोटीन, वसा, विटामिन, जल, खनिज, कार्बोहाइड्रेट, कार्बन या ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम और फास्फोरस। केवल प्रोटीन और विटामिन नहीं, सभी तत्वों की मात्रा आपके शरीर के लिए आवश्यक है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, और जो आपकी प्रोटीन होती है और पोषक तत्व सभी क्या करते हैं? मरम्मत करने का कार्य करते हैं शरीर का, और स्पेशली प्रोटीन आपका कोशिकाओं की मरम्मत करता है, शरीर की मरम्मत करने का कार्य करता है, और एक एंटीबॉडी के रूप में भी कार्य करता है। कौन सा रोग वायरल संक्रमण से कारण होता है? मलेरिया, टाइफाइड, एड्स या फिर टीबी? तो वायरल संक्रमण के बारे में पूछ रहा है, तो वो कौन सा रोग है इनमें से आप बताइए। तो एड्स यानी वायरस। वायरल वही है जो एक दूसरे से फैलता है, तो एड्स वायरस होता है जो आपके फैलता है। बाकी बैक्टीरिया है, वायरल की पूछा है तो HIV वायरस से एड्स होता है। और एक और चीज़ इसके लिए देख लीजिए, एड्स के लिए, एड्स जो उन्मूलन दिवस है वो आपका कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को मनाया जाता है। कब? 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, और एक आपका जिसका सूर्य धारा योजना चल रही है, जो कि आपकी नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया है ना हमारा, जो उत्तर पूर्वी वाला, वहाँ पर जो एड्स पीड़ितों को राहत दिलाने के लिए, उनके लिए कार्य करने के लिए ये योजना चल रही है। ठीक है, परमाणु का सबसे छोटा कण होता है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन या न्यूक्लियस? तो सबसे छोटा कण क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, इसका द्रव्यमान सबसे हल्का कण होता है। इलेक्ट्रॉन द्रव्यमान में सबसे हल्का कण क्या होता है? परमाणु का इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन का ऋणात्मक आवेश कितना होता है? प्लस 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम, या फिर माइनस 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम, या 0 या प्लस 1.9 इंटू 10⁻20 कूलाम? तो क्या होगा? तो ये ऑप्शन भी एकदम सही है। ठीक है, ध्यान रखना है, इस तरह के प्रश्न हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। आबकारी हो, आपका MP पुलिस हो, महिला चयन जो आपका शिक्षक भर्ती हो, आपकी चयन 2 है या फर्स्ट है, जहाँ पर GK GS से संबंधित प्रश्न आते हैं, तो वहाँ पर इस तरह के प्रश्न पूछा। आवर्त सारणी में धातु अधिकतर कहाँ पाई जाती है? बाईं ओर, दाईं ओर, ऊपर से नीचे, नीचे? तो ये आपकी बाईं ओर पाई जाती हैं जितनी भी धातुएं होती हैं। ठीक है, ध्यान रखना है। अधातु की एक विशेषता क्या है? विद्युत चालक होती हैं, ऊष्मा की सुचालक होती हैं, नाजुक होती हैं, चमकदार होती हैं। तो अधातु क्या होती हैं? नाजुक होती हैं। ठीक है, और कुचालक होती हैं, विद्युत की चालक नहीं होती हैं। ठीक है, इसका अपवाद क्या है? पारा। पारा विद्युत का सुचालक है। ठीक है, ध्यान रखना है। कौन सी अधातु ठोस अवस्था में पाई जाती है? ऑक्सीजन, क्लोरीन, सल्फर, नाइट्रोजन? तो बताइए कौन सी पाई जाती है? तो सल्फर जो आपकी धातु है, परंतु ये क्या पाई जाती है? अधातु है, सल्फर एक अधातु है जो आपकी ठोस अवस्था में पाई जाती है। ध्यान रखना है। कौन सा तत्व द्रव अवस्था में धातु है? पारा, जस्ता, सोडियम, कैल्शियम? तो आपको पता है ना वो कौन है? पारा, मरकरी जिसे कहा जाता है। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? तांबा, लोहा, मैग्नीशियम या सोडियम? तो आप सभी को पता है हमारा जो हीमोग्लोबिन होता है उसमें लोहा धातु पाई जाती है। कौन सा पोषक तत्व शरीर में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत होता है? विटामिन, प्रोटीन, वसा या फिर आपका कार्बोहाइड्रेट? तो कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा का विशेष स्रोत होता है आपके शरीर में। ठीक है, दांतों और हड्डियों में कौन सा तत्व प्रमुख होता है? लोहा, कैल्शियम, जस्ता, फास्फोरस? तो आपके दांतों और हड्डियों के लिए प्रमुख रूप से कैल्शियम। अगर बोथ होता तो ये दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, प्रमुख रूप से पूछ रहा है तो सब कौन सा तत्व प्रमुख है? तो सबसे ज़्यादा कैल्शियम है। ठीक है, स्कर्वी किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन A, B, C, D? तो विटामिन C की कमी से स्कर्वी होता है। विटामिन A की कमी से क्या होता है? रतौंधी होता है। ठीक है, ध्यान रखना है। विटामिन B की कमी से बेरी बेरी होता है। क्या? बेरी बेरी नाम का रोग होता है। विटामिन D की कमी से आपका कौन सा रोग हो जाता है? रिकेट्स, हड्डियाँ टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, रिकेट्स। ठीक है, और ऑस्टियोपोरोसिस नाम का रोग हो जाता है। शरीर में जल की मात्रा लगभग कितनी होती है? 20%, 40, 60, 80? 60% आपका बॉडी में क्या होता है? वाटर होता है। और सबसे बड़ी जो शरीर का अंग है वो क्या है? आपकी स्किन है, त्वचा है। ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, कौन सा अंग रक्त को छानने का कार्य करता है? जो ब्लड को फिल्टर करने का काम करता है? यकृत, हृदय, गुर्दा या आपकी जिसको किडनी बोलते हैं, अमाशय? तो यही है आपकी किडनी, जो ब्लड को फिल्ट्रेशन का कार्य करती है ब्लड का। ठीक है, जैसे कि देख लीजिए, गुर्दा रक्त में अवशिष्ट पदार्थों को छानकर मूत्र के रूप में बाहर निकालने का काम करती है। कुछ आपके वैदिक पीरियड से संबंधित प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे वैदिक युग
का सबसे प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? तो बताइए सबसे प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है या फिर सामवेद है? तो ये ऋग्वेद सबसे प्रमुख ग्रंथ है। ठीक है, और इसके बारे में कुछ चीज़ें जान लीजिए। जैसे ऋग्वेद में कितनी ऋचाएँ? 1028 ऋचाएँ। ठीक है, सबसे प्राचीन वेद है और सबसे पहला वेद भी आपका ऋग्वेद है, जिसमें 10 मंडल दिए गए हैं। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त है। ठीक है, और 9वें मंडल में सोमरस के बारे में बताया गया है। 6वें मंडल में कृषि के बारे में बताया गया है और तीसरे मंडल में आपका गायत्री मंत्र का उल्लेख है। ठीक है, जिसके जो गायक थे यानी जिन्होंने ये बताया था वो विश्वामित्र थे। थोड़ा ये आपको याद होना चाहिए। और इस वेद में 10,580 क्या है? श्लोक है। ठीक है, ध्यान रखना है। उत्तर वैदिक काल में सामाजिक संरचना किस प्रणाली पर आधारित? जन व्यवस्था पर, वर्ण व्यवस्था पर, कुल व्यवस्था पर, ग्राम व्यवस्था पर? तो ये थी आपकी वर्ण व्यवस्था पर आधारित उत्तर वैदिक काल में। यहाँ पर आपके वर्णों में व्यवस्था बढ़ गई थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय और शूद्रों में। ठीक है, कठोर वंशानुक्रम बन गया था। सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? हाल, गौतमीपुत्र सातकर्णी, शमुक या पुलवामी? तो आपको पता है सिमुक नाम का व्यक्ति था जिसने सातवाहन वंश की स्थापना की थी। ठीक है, और शत्ता का प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में यह आपका स्थापित हो। गौतमीपुत्र सातकर्णी ने किस शासक को हराया था? स्कंदगुप्त, कनिष्क, रुद्रदावन, नहापान? तो आपको पता है नहापान को उसने पराजित किया था, सातकर्णी ने, गौतमीपुत्र सातकर्णी ने। चोल वंश के प्रसिद्ध शासक राज चोल प्रथम की उपलब्धि क्या है इसमें से? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करना, बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करना, खजुराहो मंदिर का निर्माण करना, अजंता चित्रों का निर्माण करना, या बताइए? तो यह बृहदेश्वर मंदिरों का निर्माण चोल शासक राजराज फर्स्ट ने करवाया था। यह मंदिर तंजावुर में स्थित है और राजराज चोल द्वारा बनवाया गया था। ये भी ध्यान रखना है। राजेंद्र चोल प्रथम ने कहाँ पर विजय प्राप्त की? श्रीलंका, मलय या मलेशिया, इंडोनेशिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान? तो ये मलय, मलेशिया और इंडोनेशिया पर विजय प्राप्त करके आए थे आपके राजेंद्र चोल। ठीक है, समुद्री द्वीप इन्होंने विजय किए थे। पल्लव वंश की राजधानी क्या थी? कांची, पंदरई, तंजावुर, अमरावती? तो बताइए क्या थी? ये थी कांची या कांचीपुरम जिसको कहा जाता था, वो इनकी राजधानी थी। इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और जो कला और शिक्षा का विशेष केंद्र हुआ करता था। महाबलीपुरम में शिल्पकला के संरक्षक कौन थे? समुद्रगुप्त, नरसिंहवर्मन प्रथम, कृष्णदेवराय या राजेंद्र चोल? तो ये नरसिंहवर्मन प्रथम आपके महाबलीपुरम की जो चित्रकला थी उसके संरक्षक थे। और महाबलीपुरम में एक चीज देख ली, रथ और गुफा मंदिर स्थित है। गुप्त वंश का सबसे महान शासक कौन था? समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त या चंद्रगुप्त प्रथम? तो समुद्रगुप्त सबसे महान गुप्त वंश का शासक था। ध्यान रखना है। इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता। इसने अनेक क्षेत्रों की विजय की थी, इसलिए इसे नेपोलियन कहा जाता था। ठीक है, गुप्त काल को किस कारण से स्वर्ण युग कहा जाता है? युद्धों की संख्या कम थी, शांति और समृद्धि थी, विज्ञान, कला और साहित्य का उत्कर्ष हुआ, या फिर विदेशी आक्रमण नहीं हुए? तो क्या चीज के कारण ने गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? तो विज्ञान, कला और साहित्य का उत्कर्ष इसमें बहुत अधिक हुआ था। मंदिर निर्माण सबसे पहले गुप्त काल में प्रारंभ हुए थे। अगर कहीं पूछा जाए तो ये आप सही करके आना। और देख लीजिए इसमें कालिदास, आर्यभट्ट और ब्राह्मी जैसे विद्वान इनके दरबार में रहते थे। ठीक है, आर्यभट्ट किस काल से संबंधित थे? मौर्य काल, गुप्त काल, पल्लव काल या चोल काल? तो आप सभी को पता है आर्यभट्ट आपके गुप्त काल से संबंधित थे। ठीक है, इन्होंने क्या बताया था? गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। यह प्रश्न भी आपका पूछा गया है। और इन्होंने आर्यभट्टी नामक जो रचना की थी, इनका ग्रंथ था वो आर्यभट्टीय था। ठीक है, ध्यान रखना है। हरेक वंश का संस्थापक कौन था? अजातशत्रु, बिंबिसार या उदयन, नागदशक? तो ये को बिंबिसार संस्थापक था और सबसे आखिरी शासक कौन था? नागदशक था। तो याद रखना है। ठीक है, बौद्ध धर्म का संरक्षक था। ये भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि कभी पूछा जाए कि बिंबिसार जो हरेक वंश का था किस धर्म को संरक्षण दिया था? तो बौद्ध धर्म को दिया था। अजातशत्रु ने किस संघ राज्य को जीतकर मगध का विस्तार किया? मल्ल, लिच्छवी, कौशल और अवंती? तो बताइए कौन सा था? लिच्छवी। लिच्छवी वंश को इसने क्या जीत लिया था? अजातशत्रु ने जीत लिया था। ठीक है, बिंबिसार का समकालीन कौन था? महावीर, बुद्ध, अशोक, समुद्रगुप्त और कनिष्क? तो जो बिंबिसार के समकालीन महावीर भी थे और बुद्ध भी थे। तो ठीक है, दोनों चीज़ें याद हो जानी चाहिए आपको। यहीं के ही याद कर लीजिए, कोई भी जगह आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप देखिए, साथ में कॉपी पेन लेके बैठा करो। इससे क्या होगा, जहाँ आपके प्रश्न गलत होंगे वो आप नोट डाउन कर लीजिए कि फिर दोबारा आप लोग उस तरह के प्रश्न गलत ना करो। सातवाहनों की प्रमुख भाषा क्या थी? संस्कृत, तेलुगु, प्राकृत या पाली? तो देखो सातवाहन की जो भाषा थी वो आपकी क्या थी? प्राकृत थी।
किस गुप्त साम्राज्य ने नेपाल तक अपनी सीमाएं बढ़ाई? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त फर्स्ट या कुमारगुप्त या फिर स्तनगुप्त? तो ये आपका समुद्रगुप्त था जिसने नेपाल तक अपने देश की मतलब अपने राज्य की सीमाएं बढ़ाई थी। ठीक है। हरेक वंश का अंतिम शासक कौन था? नागदशक, अजातशत्रु, उदयन या फिर शृंग? जो आपका अंतिम जो शासक था वो नागदशक था। ठीक है। शिशुनाग वंश का उदय हुआ इनके वंश के बाद, ये भी ध्यान रख लेना। नेक्स्ट है चोल शासकों की प्रमुख नौसेना कार्रवाई किसके विरुद्ध थी? पल्लवों के विरुद्ध, श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया के विरुद्ध, मौर्यों के विरुद्ध या चालुक्यों के विरुद्ध? तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार अपन ने बहुत सारे प्रश्न कर लिए हैं। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा ताकि आपको इस तरह से वीडियो और मिल सकें और सबसे पहले मिल सकें, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। ठीक है। कौन सा महाबलीपुरम की मूर्ति कला से संबंधित है? मौर्य, गुप्त, पल्लव या फिर अंतिम में चोल? तो आंसर क्या है? पल्लव है, महाबलीपुरम से संबंधित। नेक्स्ट प्रश्न क्या है आपका? गुप्त शासक कुमारगुप्त ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना की? तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला या फिर वल्लभी? तो आप सभी को पता है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त ने की थी। और ये आपका विक्रमशिला विश्वविद्यालय धर्मपाल, पाल वंश का शासक था, उसने स्थापित किया था, धर्मपाल ने। ठीक है। और पल्लवी कहाँ पर है? गुजरात में है। ये भी आपका क्या है? विश्वविद्यालय है। तो इस प्रकार से अपन ने बहुत सारे प्रश्न किए जो आपके एग्जाम में आने वाले थे, इंपॉर्टेंट हैं। और पूरा वीडियो देखा करिए, ऐसा नहीं कि आधी वीडियो देख के चले जाइए आप लोग। अगर आधे देखते हैं तो आपका ही नुकसान होने वाला है। आप लोग अगर पूरी देखेंगे तो आपको नए नए प्रश्न मिलेंगे, समझोगे उन्हें और किस तरह से हमें आंसर सॉल्व करने चाहिए वो भी सीखोगे, पूरा देखोगे सेशन तो। ठीक है। अगर नहीं देखते हो तो आपकी मर्जी, जो भी आपको जहाँ पसंद आता है वहाँ देखिए। और वीडियो को एंड कर देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा ताकि इस तरह की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए और आप सभी का एग्ज़ाम जिनका भी है अच्छा जाए। और आप लोग बताया कीजिए कि आपको किस तरह का वीडियो चाहिए, किस टॉपिक पे चाहिए, कहाँ आपको प्रॉब्लम आ रही है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद आप सभी का।